गाइस यू ऑल स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वाला 247 के अंतर्गत। गाइस आज हम जीएफ एंड एआर का थर्ड वीडियो लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 38 तक हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी। ये स्टार्ट करते हैं। नियम 39 इसमें है माफ़ी विवरण। माफ़ी राजस्थान गवर्नमेंट के बनाए कानून के माध्यम से होगी। अभी माफ़ी एक्चुअली है क्या वो देखते हैं। माफ़ी है जुर्माने की माफ़ी या राजस्व या रेवेन्यू की माफ़ी, वो माफ़ी है। ठीक है, चलिए। तो विभागाध्यक्ष जुर्माना माफी संबंधी सूचना हर वर्ष 1 जून को जीए 16 में महालेखागार को भेजेगा। सबसे पहले तो इसका जीए इंपॉर्टेंट हो गया। कौन से जीए में माफी संबंधी सूचना है? जीए 16 में, है ना। फिर विवरण में 500 से कम की छूट की माफी शामिल नहीं होगी। 500 से कम की अपने स्तर पर निपटा लो। आंकड़े प्रशासनिक वर्ष के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। प्रशासनिक वर्ष मतलब क्या है? जो भी प्रशासनिक वर्ष है ना उसके अकॉर्डिंग, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है वैसा। ठीक है, तो ये नियम 39 है। फिर नियम 40 है। इसमें क्या है? विभाग जुर्मानों संबंधी माफ़ी व परित्याग के विषय में विभाग के ऑफिसर के मार्गदर्शन में रूल बनाएगा। अब भाई ऐसा हो गया कि जुर्माना क्या लगाना है माफ़ी के ऊपर, या सॉरी माफ़ करना है या नहीं करना, या अगर उसने टाइम पर टैक्स नहीं दिया तो जुर्माना क्या लगाना है, ये जितने भी रूल्स होंगे वो विभाग मार्गदर्शन, किसके मार्गदर्शन में? ऑफिसर के मार्गदर्शन में रूल बनाएगा। जो विभागाध्यक्ष है उसके मार्गदर्शन में रूल बनाए जाएंगे। हर विभाग के रूल्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो। नियम है 41। इसका ट्रिक है हमारे रैट करेगा आंतरिक जांच। ठीक है, देखो 41 यानी आंतरिक जांच। हर विभाग इंटरनल जांच की सुविधा निश्चित करेगा। हर विभाग ऐसा जांच की कमेटी होती है, कई सारी कमेटी बनाते हैं ये। फिर है अध्याय 4, सरकारी धनराशि की प्राप्ति अभिरक्षा। ऐसी धनराशि को कोषागार में भुगतान करना। ठीक है, देखो नियम 42, सरकारी धनराशि प्राप्त की विधि। मतलब कहीं से भी सरकारी धनराशि आपके पास आ रही है तो किन किन माध्यम से ले सकते हो आप, है ना। मोड क्या रहेगा? भाई कैश रहेगा, चेक रहेगा, डीडी के माध्यम से है, ऑनलाइन ट्रांसफर है, क्या तरीका रहेगा। ठीक है, चलो। सरकारी बकाया या अन्य पेमेंट कार्यालय, ट्रेजरी, बैंक में चेक, डीडी, बैंकर्स चेक, पोस्टल ऑर्डर, ई पेमेंट या नकद के रूप में जमा हो सकते हैं। ठीक है, 500 रुपये तक कैश स्वीकार होंगे। तहसील उप तहसील में 500 रुपये से ज़्यादा नकद है तो उसे सब ट्रेजरी और बैंक में जमा कराएंगे। ठीक है, क्या है? 500 से अगर ज़्यादा है तो क्या है, कहाँ जमा कराएंगे? सब ट्रेजरी में, या फिर कहाँ जमा कराएंगे भैया? बैंक में जमा कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे। नियम 43, सिक्के ऑब्लिक नोट आदि की प्राप्ति। ठीक है, ये कौन करेगा? राम करेगा। देखो, गवर्नमेंट अकाउंट में सरकारी बकाया ऑब्लिक अन्य धनराशि विधि मान्य मुद्रा में ही वसूल होगी। मतलब क्या? विधि मान्य मुद्रा क्या है कि आप चाहो तो सिक्कों के रूप में, कैश के रूप में, नोट्स के रूप में आप उसको जमा करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमा करना पड़ेगा उसको। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर नियम 44 है, चेक द्वारा सरकारी बकाया प्राप्ति, है ना। तो ट्रिक क्या है? वो रो रहा है, वो उसको चेक मत दे, है ना। उसको कैश दे, वो रो रहा है, चेक नहीं लेगा। ठीक है, ऐसा। जहाँ चेक के पेमेंट होगा वे चेक डबल क्रॉस करके रिसीवर के अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। ठीक है, देखो समझो क्या है। चेक द्वारा सरकारी बकाया की प्राप्ति, है ना। भाई सीधी सी बात, अगर सरकार से आपको कुछ पैसे लेने हैं, है ना, सरकार आपको कुछ पैसा देना चाहती है, किसी भी रिसीवर को देना चाहती है, तो कैसे देगी? इस प्रकार से देगी, है ना। तो क्या करेगी सरकार? उस व्यक्ति के नाम पर चेक लिखेगी और सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर वाले कोने पर डबल लाइन खींचकर उसमें लिखा जाएगा अकाउंट पेई। अकाउंट पेई का मतलब ये है कि ये जो चेक है, ये जो चेक में नाम लिख रखा है, इस व्यक्ति के खाते के अंदर जाना चाहिए। मतलब अगर ये व्यक्ति आके बोले कि मेरे को कैश दे दो इस चेक के माध्यम से, तो ऐसा नहीं होगा। न ही कोई और व्यक्ति आकर इसको इन कैश करवा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा पैसा, ऐसा मतलब है इसका। पहली बार चेक प्रस्तुत करने पर जीए 52 में चेक प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। जब चेक क्लियर हो जाए तब भी रसीद दी जाएगी, है ना। तो चेक प्राप्ति की रसीद कहाँ देंगे भैया? जीए 52 में दी जाएगी। ठीक है, फिर प्राप्त चेक यदि अनादरित हो तो सूचना तत्काल रिलेटेड पर्सन को भेज दी जाएगी। अगर चेक बाउंस हो गया या अनादरित डिसऑनर हो गया तो उसकी सूचना आगे वाले को भेज देंगे। भुगतान में विलंब के कारण कोई हानि हो तो गवर्नमेंट नॉट रेस्पॉन्सिबल।
भुगतान में कोई प्रॉब्लम हो तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कराना हो तो चालान टेम्पलेट में सारे ब्यौरे भरकर बैंक को प्रस्तुत कर दो, वो भी मान्य है। ठीक है, वो भी मान्य है। फिर देखो रसीद बुक का प्रारूप और कस्टडी, है ना, रसीद बुक का प्रारूप और कस्टडी। देखो नियम 45 रसीद बुक का प्रारूप। ठीक है, तो रोली रखेगी रसीद बुक का प्रारूप। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, रसीद बुक का प्रारूप किस में है भैया, 45 में है। ठीक है, देखो मशीन से संख्यांकित रसीद बुक प्रारूप GA 45, शिक्षा विभाग हेतु GA 46, इसके अंदर इसका प्रारूप है। राशि प्राप्त करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही यूज होगा जब तक कि विशेष फॉर्मेट न बनाया गया हो। विभागाध्यक्ष चाहे तो कोई विशेष फॉर्मेट बनाया जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही यूज होगा जनरली। खाली रसीद बुक खजांची अधिकृत ऑफिसर की कस्टडी में रखी जाएगी, है ना, जो जैसे प्रिंसिपल है स्कूल का तो वो अपने पास रखेगा। प्रपत्र GA में रसीद बुक की प्राप्ति निर्गम शेष लेखा लिखा जाएगा, है ना। जो भी GA है उसमें रसीद बुक की प्राप्ति कितनी प्राप्ति हुई है ना, निर्गम कितनी हुई है, शेष कितनी बची है, रसीद बुके की बात कर रहे हैं वो लिखी जाएगी। ठीक है, फिर आगे आता है नियम 46 भुगतान कर्ता को रसीद देना, है ना। तो राशि देगी भुगतानकर्ता को रसीद। ठीक है, तो भुगतानकर्ता को सक्षम ऑफिसर रसीद देगा। ठीक है, जैसे जो भी फीस लेने आया, कोई फीस लेने आ गया या कोई कारपेंटर से आपने कोई काम करवाया या जो भी और भी कोई अन्य काम है, अगर आपसे उसने कोई सर्विस ली है, कोई काम लिया है आपने उससे, तो उसको रसीद देंगे आप, है ना, पेमेंट के बदले। ठीक है, जैसे कोई फीस जमा करा रहा है तो उसने फीस जमा करा दी तो आप उसको रसीद दोगे ना, बोला। फिर देखो नियम है 47 रसीदों की डुप्लीकेट जारी करना। तो ट्रिक है इसकी, रॉकी डुप्लीकेट जारी करेगा या डुप्लीकेट रसीद देगा। देखो जनरली डुप्लीकेट जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, लेकिन आवश्यक हो तो निर्धारित फीस देकर डुप्लीकेट कॉपी दी जा सकती है, आवश्यक हो तो। फिर है नियम 48 सरकारी धनराशि का लेखांकन, है ना। तो ट्रिक क्या है इसकी, गवर्नमेंट धनराशि की अकाउंटिंग करेगा, है ना। राज क्या करेगा, गवर्नमेंट धनराशि की अकाउंटिंग करेगा। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग कैसे होगी ये देखो, GA 48 कैश बुक में अकाउंटिंग होगी और GA 51 में मनी ऑर्डर चेक ड्राफ्ट आदि का रजिस्टर तैयार करेगा। ठीक है, देखो GA 48 में तो क्या है, कैश बुक है, तो अकाउंटिंग किस में होगी, कैश बुक में। ये किसके अनुसार होगी, GA 48 में, इन 48 नियम के अनुसार। फिर मनी ऑर्डर चेक ड्राफ्ट आदि का रजिस्टर किस में तैयार किया जाएगा, कौन से नियम के अंतर्गत, GA 51 में। जैसे ही लेन देन हो जाएगा तुरंत कैश बुक लिखी जाएगी, कार्यालयाध्यक्ष इसे प्रमाणित करेगा, है ना। कोई भी लेन देन होता है तो तुरंत कैश बुक लिखी जानी चाहिए, है ना। और वैसे तो हर दिन लिखी जानी चाहिए, और मंथ में एक बार जो आपका कार्यालयाध्यक्ष है जैसे प्रिंसिपल है वो उसको अनिवार्य है चेक करना। कैश बुक हर दिन लिखा जाएगा, इसकी जांच की जाएगी। कैश बुक में एक बार एंट्री के बाद उसको मिटाना है, उस पर ओवर राइटिंग निषेध है। एरर हो जाती है अगर तो लाल स्याही से बिना काटे सिर्फ लाइन खींची जाएगी और सही किया जाएगा। कार्यालय में प्राप्त राशि को कोषागार में जमा कराया जाएगा, सही बात है। कार्यालय के पैटी कैश का लेखा भी कैश बुक में लिखेंगे, जो बोलते छोट चाय पानी के खर्चे वो सब लिखेंगे। मंथ एंड में कैश बुक का मिलान कैश से होगा, कितना बचा है कितना बाकी है। जो कर्मचारी दिन के अंत में कैश बुक पर साइन करेगा वो उस दिन की एंट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। जो भी लिख रहा है कैश बुक, है ना, जनरली जो LDC होता है वो लिखता है, उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, फिर नियम 49, ठीक है, इसमें क्या है, गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाएगा। गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाएगा। देखो क्या है, ठीक है, देखो रैप रैप जो रैप सॉन्ग गाते हैं ना, वो रैप सॉन्ग गाने वाले और नॉर्मल सिंगर दोनों अलग अलग है, तो दोनों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकते ना, एक साथ मिलाओगे तो फिर वो मज़ा ही नहीं रहेगा सिंगिंग का। ठीक है, तो रैप सॉन्ग गाने वाले और नॉर्मल सिंगर दोनों को अलग अलग रखो। इसी प्रकार से गवर्नमेंट राशि और नॉन गवर्नमेंट राशि दोनों को अलग अलग रखो। ठीक है, ऐसा। फिर नियम 50 गैर सरकारी राशि का लेन देन। गैर सरकारी राशि का लेन देन, तो इसकी ट्रिक है, लॉस हो गया मुझे गैर सरकारी राशि के लेन देन में। लॉस हो गया मुझे गैर सरकारी राशि के लेन देन में। ठीक है, देखो गैर सरकारी राशि की प्राप्ति और लेन देन के लिए कौन सा अकाउंट यूज में होगा, PD अकाउंट यूज में होगा। कौन सा अकाउंट यूज में होगा, PD अकाउंट।
इसकी अकाउंटिंग के लिए GA 50 यूज़ होगा, है ना। कैश अगर है तो GA 50 का यूज़ करेंगे, प्रपत्र GA 50, और ये चेक और मनी ऑर्डर तो उसके लिए GA 51 का यूज़ होगा। ठीक है, चलो आगे। नकद शेष का सत्यापन। नकद शेष का सत्यापन इसमें क्या है, देखो ट्रिक है हमारी, लड्डू खाकर नकद शेष का सत्यापन किया। लड्डू खाकर नकद शेष का सत्यापन किया, इसमें क्या है, हर मंथ के अंत में कार्यालय अध्यक्ष कैशबुक में नकद शेष की जांच करेगा और प्रमाण पत्र देगा कि भाई इतना इस मंथ का बाकी है। कार्यालय अध्यक्ष माह में एक बार आकस्मिक जांच भी करेगा और कैशबुक जांचने के बाद प्रमाण पत्र देगा। मतलब इमरजेंसी जांच कर सकता है वो। विभाग के अकाउंटेंट्स या ऑफिसर द्वारा संपूर्ण रिपोर्ट 31 मार्च तक निरीक्षण विभाग को सौंपी जाएगी, है ना। जो भी नकद शेष सत्यापन है उसकी रिपोर्ट कौन सौंपता है, जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं वो 31 मार्च तक, क्योंकि 31 मार्च लास्ट डे होता है ना, लास्ट वर्किंग डे फाइनेंशियल ईयर का, इसलिए। फिर है नियम 52, सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, लोन लेने पर सुरक्षा। लोन लेने पर सुरक्षा कैसी होगी वो देखो, बैंक से राशि लाने व जमा कराने की जिम्मेदारी DDO और कार्यालयाध्यक्ष की होगी। ये पहले की चीज़ें हैं, जब सैलरी कैश में मिला करती थी तो बैंक से पैसे लाने की और जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी, DDO की। फिर नियम 53, नकद राशि की रक्षा। नकद राशि की रक्षा कौन करेगा, तो ट्रिक है इसकी, अलार्म। नकद राशि की रक्षा कौन करेगा, अलार्म करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये तिजोरी रखी जाएगी, एक तिजोरी रखी जाएगी जिसकी 2 चाबी होगी, जो अलग अलग के पास होगी, कैशियर के पास और कार्यालय अध्यक्ष के पास, है ना, ऐसा। डुप्लीकेट की है तो वो कैसे होगी, देखो, विभागीय तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी होगी जो कार्यालय अध्यक्ष अपने से उच्च ऑफिसर को लिफाफे में बंद करके भिजवा देगा, है ना। और एक बार वो जो उच्च ऑफिसर है वो एक बार उसकी जांच कर लेगा, ये है। डुप्लीकेट चाबी का जो लेखा है वो किस में लिखेंगे अपन, GA 51 में लिख देंगे। किस में लिखेंगे, GA 51 में। ठीक है, फिर तिजोरी को कोषागार में रखना। जब तिजोरी को ट्रेजरी में रखेंगे तब चाबी DDO के पास रखेंगे और वही रेस्पॉन्सिबल होगा। अब जैसे कई बार होता है ना कि स्कूल वाले बोल रहे हैं यार हमारे यहाँ जगह नहीं है या हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं, आप ट्रेजरी में रख दो। तो उसमें होगा क्या, ट्रेजरी में रख तो देंगे, समस्या नहीं है, लेकिन रेस्पॉन्सिबल DDO होगा उसके लिए। ऐसा नहीं कि आप जो कोषाधिकारी उसको जिम्मेदार करा दो, वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। कोषागार में भुगतान, है ना, नियम 54, कोषागार में भुगतान। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है इसकी, लोरी गाकर भुगतान करेंगे कोषागार में, है ना। कैसे, देखो, कोषागार या बैंक में राशि भुगतान कैश, चेक, DD या पेमेंट से होगा, है ना, इन माध्यम से हो सकता है। हर भुगतान हेतु चालान 3 कॉपी में दिया जाएगा। 3 कॉपी में चालान प्रस्तुत होगा। वह ये जितना भी प्रोग्राम या जितनी भी प्रक्रिया होगी GA 57 के आधार पर होगी। किसके आधार पर होगी, GA 57 के आधार पर। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर आगे है चालान की प्रतियाँ। नियम 55 क्या, चालान की कॉपीज। तो लाली रखेगी चालान की कॉपी, कौन रखेगा, लाली रखेगी चालान की कॉपी। ट्रेजरी में भुगतान करने वाला पर्सन संबंधित विभागीय अधिकारी को चालान की रसीद शुदा कॉपी कोषागार में राशि जमा कराने के प्रमाण पत्र के रूप में देगा। क्या है, देखो, ट्रेजरी में भुगतान करने वाला व्यक्ति संबंधित विभागीय ऑफिसर को चालान की रसीद शुदा कॉपी कोषागार में राशि जमा कराने के प्रमाण पत्र के रूप में देगा। सिंपल सी बात है भाई, विभागाध्यक्ष ने क्या किया, सॉरी कार्यालय अध्यक्ष ने क्या किया भाई, उसको भेज दिया, किसी LDC को भेज दिया या किसी और कर्मचारी को भेज दिया कि भाई तुम उसको जमा करा के आ जाओ पैसा। अब पैसा जमा करा दिया उन्होंने, वहाँ से जो रसीद मिलेगी वापस किसको ला के देंगे, विभागीय ऑफिसर को देंगे। तभी तो पता पड़ेगा ना भाई कि उसने रसीद वास्तव में जमा कराई है, मतलब पैसे वास्तव में जमा कराया है ना। तो ये चीज़, चालान 3 कॉपी में दिए जाएंगे। थर्ड कॉपी विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत के लिए मार्क होगी। चालान डुप्लीकेट प्रस्तुत होगा। चालान कैसा प्रस्तुत होगा, डुप्लीकेट। ठीक है, चलिए आगे। नियम 56, विभागीय ऑफिसर द्वारा चालान पर हस्ताक्षर, है ना। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है इसकी, लाश मत बन चालान पर साइन कर। लाश मत बन और चालान पर साइन कर। तो विभागीय ऑफिसर द्वारा चालान पर हस्ताक्षर, देखो कैसे, कोषागार में कोई निजी पर्सन भुगतान करता है तो उस पर उस ऑफिसर के साइन किए जाएंगे जिसके अकाउंट में राशि जमा कराई जानी है ना। जैसे क्या है,
कोषागार में कोई निजी पर्सन भुगतान करता है, कोई भी निजी पर्सन अगर भुगतान कर रहा है तो उस पर उस ऑफिसर के साइन किए जाएंगे जिसके अकाउंट में राशि जमा कराई जानी है। ऐसे चालान कोषाधिकारी के हस्तक्षेप के बिना सीधे बैंक में जमा होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका सिंपल सिंपल सा है, देखो क्या है। सिंपल सी बात है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने क्या किया, उसने कोई काम करवाया स्कूल के अंदर, है ना। स्कूल में जो सीमेंट का कोई कार्य कराया, बिल्डिंग वो ईंटों की दीवार बनाई। ईंटों की दीवार, अब मजदूरों का जो ठेकेदार है उसको पेमेंट करना है 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का जो पेमेंट करना है उसके लिए क्या किया, उसने एक चालान बनाया। किसने बनाया? प्रिंसिपल ने चालान बनाया। अब क्या होगा, है ना, इसके लिए क्या करना है, अब वो सीधा कहाँ जा सकता है? बैंक जा सकता है। उसको कोषाधिकारी को जमा दिखाना जरूरी नहीं है ना। ये चीज़ है, ठीक है। फिर नियम 57, चालानों के विशेष प्रपत्र। चालानों के विशेष प्रपत्र, है ना। तो लकी के पास चालान के प्रपत्र हैं। लकी के पास क्या चालान के प्रपत्र हैं? कृषि कर, इनकम टैक्स, बिक्री कर, माल कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, रोड टैक्स आदि के लिए चालान विशेष प्रपत्र में होते हैं। अलग अलग प्रपत्र में चालान होते हैं। इन पर ऑफिसर के साइन नहीं होते, है ना। इन पर ऑफिसर के साइन नहीं होते, अलग अलग प्रपत्र वैसे होता है, ठीक है। फिर नियम है 58, भुगतान हेतु प्राप्तियों का सीधा यूज नहीं होगा। इसमें ट्रिक क्या है? लाज नहीं आई तेरे को सीधे पैसा बांटते हुए। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी चीज़ ये है कि प्रिंसिपल ने दीवार बनाई 10,000 रुपये की, और उसी साल फीस आ गई बच्चों की, जो 200-500 रुपये लेते हैं, ये 50,000 रुपये फीस आ गया है। तो ऐसा नहीं होगा कि सरकार में फीस 40,000 रुपये जमा कराए और 10,000 रुपये दीवार बनाने वाले को देते, नहीं। 50,000 रुपये ही उसको जमा कराने पड़ेंगे बैंक ट्रेजरी के अंदर, जहाँ भी इसको जमा कराने, बैंक में जहाँ भी है, ठीक है। और उसका जो पेमेंट है वो वापस अलग से आएगा 10,000 रुपये का, ऐसा होगा, ठीक है। तो कहीं से पैसा आया, गवर्नमेंट को बिना बताए या उनसे सैलरी का पैसा मंगाया, आपने पैसा बांट दिया, ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर नियम 59, है ना, कार्यालयाध्यक्ष ऑब्लिक डीडीओ कोषागार लेखों से विभागीय लेखों का मिलान करेगा, ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी? लिप बाम लगाकर मिलान करेगा। कार्यालयाध्यक्ष एक माह में ट्रेजरी में कितने बिल गए हैं का विवरण तैयार करेगा। हर माह कोषागार लेखों से विभागीय लेखों का मिलान करेगा। देखो सिंपली प्रोसेस क्या होती है कि जो भी ऑफिस होता है उसके कर्मचारियों के कई सारे बिल बनाए जाते हैं, मतलब सैलरी बिल होता है, कहीं वो कर्मचारी घूम के आया है विभागीय काम से, ट्रैवल बिल होता है, और भी कई सारे होते हैं। सरेंडर बिल उठाता है वो, है ना, जैसे अपन ने RSR में पढ़ा कि 300 PL ले सकते हैं, तो उसका सरेंडर बिल 15 PL का सरेंडर बिल बनता है। तो ये कई प्रकार के बिल बनते हैं और इन बिल से पैसे उठाए जाते हैं। ये बिल बनाकर भेजे जाते हैं ट्रेजरी, ट्रेजरी भेजे जाते हैं। फिर ट्रेजरी से पैसा किसके अकाउंट में आता है? सीधा उस व्यक्ति के अकाउंट में आ जाता है। तो विभागीय अधिकारी जो होता है, उसका कार्यालय अध्यक्ष, वो क्या करेगा? हर महीने मिलान करेगा, ट्रेजरी के जो कितने भिजवाए हैं और वापस में कितने उठाए हैं, सबका मिलान करेगा, ठीक है। तो भाई इसमें अंतर तो नहीं है, ये चेक करेगा वो, ठीक है। फिर देखो नियम 60, इसमें क्या है? धनराशि प्राप्त करने वाले अधिकृत पर्सन के कर्तव्य, है ना। ये देखो, तो 60 क्या ट्रिक है इसकी? चूज कर सकता है, कर्तव्य नहीं, है ना। वो चूज कर सकता है, धनराशि प्राप्त करने वाला अधिकृत पर्सन के कर्तव्य, ठीक है। देखो, राशि प्राप्त कर रसीद देना, राशि प्राप्त करके रसीद देना, कैश बुक में लिखना व चालान सुरक्षा, चालान से चालान की सुरक्षा करना, कोषागार में राशि ले जाना व वापस लेकर आना, और क्या है? कैश एंड मूल्यवान प्रतिभूति की रक्षा, कोई ऐसा एसेट है जो मूल्यवान है उसकी रक्षा, रसीद बुक और चेक बुक की रक्षा, डाक टिकट लेखा व जांच करना, डाक टिकट की अकाउंटिंग करना, उसकी जांच करना, ये सारा, दैनिक रोकड़ की जांच करना, ना दैनिक रोकड़ जो भी होती है उसकी जांच करना, ये सारे किसके काम होंगे? धनराशि प्राप्त करने के लिए एकत्रित अधिकृत जो पर्सन होगा, जैसे LDC है, वो धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत है, रजिस्टर्ड है, ऑथोराइज्ड है, तो उसके कर्तव्य ये होंगे, ठीक है। फिर है अध्याय 5, स्वीकृति की शक्तियाँ। स्वीकृति की शक्तियाँ,
तो नियम 61 इस पर ट्रिक क्या है, शीट पर लिखिए वित्त विभाग की शक्तियाँ। ठीक है, देखो विभागीय अधिकारियों की पावर के अलावा समस्त पावर वित्त विभाग के पास होगी, है ना। वित्त विभाग के पास समस्त पावर है। विभागीय ऑफिसर को प्रदत्त पावर्स के अलावा सारी की सारी समस्या किसके पास होगी, वित्त विभाग के पास। फिर नियम 62 अधीनस्थ की पावर का उच्चतर द्वारा प्रयोग किया जाना, है ना। तो ट्रिक क्या है इसकी, चाइना में कौन क्या है, अधीनस्थ की पावर का उच्चतर प्रयोग करेंगे, ये ट्रिक है। फिर नियम 63 पिछले मामलों में वित्तीय पावर्स सक्षम ऑफिसर द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। चमचम खाई पहले, ट्रिक क्या है, चमचम खाई पहले। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पिछले मामले में क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति का पुरानी सैलरी बाकी है, पुरानी सैलरी उसने नहीं उठाई, ठीक है, तो पिछले मामले वित्तीय पावर सक्षम ऑफिसर द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। अभी वर्तमान में जो बैठा ना, उसके साइन से या उसके द्वारा वो प्रयोग किए जा सकते हैं। नियम 64 अपने पद के अलावा अन्य पद का चार्ज है तो उस मामले में संपूर्ण पावर प्रयोग कर पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एलडीसी के पास यूडीसी का भी चार्ज है, तो जो कर्तव्य यूडीसी के हैं वो सारे काम कौन कर पाएगा, एलडीसी भी कर पाएगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है इसकी, चोर है वो दूसरे पद की पावर्स का भी यूज करता है, वो चोर है ऐसा। फिर आता है नियम 65 भूमि अनुदान राजस्व प्रयोग व अन्य रियायतें में पावर वित्त विभाग की सहमति के बिना कार्य नहीं होगा। ठीक है, ट्रिक क्या है इसकी, शालू, ये छोड़ो आप तो ये सिंपल देखो एक्सप्लेनेशन। तो क्या है, भूमि अनुदान, पानी का अधिकार, खनन रियायत, राजस्व छोड़ना, कोई भी विभाग वित्त विभाग की कंसर्न के बिना ये काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तुम अधिकारी बन गए तो ये सब कर दोगे कि भूमि आवंटित कर दी किसी को पानी के अधिकार दे दिए ना, भूमि अनुदान दे दिया, तो ये सब आप नहीं कर पाओगे, है ना। वित्त विभाग की सहमति जरूरी है इसके लिए। फिर आता है हानि अपलेखा, हानि का अपलेखा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, चूचू मत कर, महालेखाकार ही हानि रिमूव कर सकता है, हानि का अपलेखा कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ट्रिक क्या है, अपलेखन के संबंध में पावर महालेखाकार के पास होगी, किसके पास होगी, महालेखाकार के पास होगी। फिर नियम 67 ऑडिट वालों के ने राजस्व माफ किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया, और गवर्नमेंट कर्मचारी को एक्स्ट्रा भुगतान करना था वो भी कैंसिल कर दिया, तो ये शर्तों, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, शर्तों के अकॉर्डिंग होगा। ये सिंपल सी बात है, ऑडिट वाले आए, उन्होंने क्या किया कि पहले कोई राजस्व माफ़ कर दिया गया किसी का, तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, भाई आपने गलत नियम से किया है, आप माफ़ नहीं कर सकते। और क्या है कि भाई किसी कर्मचारी को भुगतान करना था वो भी कैंसिल कर दिया, तो ये शर्तों के अकॉर्डिंग होगा, वो नियम के अकॉर्डिंग करेंगे, कुछ ना कुछ नियम के अकॉर्डिंग करेंगे, नियम से बाहर नहीं करेंगे। नियम 68 स्वीकृतियों की सूचना, है ना, स्वीकृतियों की सूचना। तो ट्रिक क्या है, चूजा या शेफ देगा स्वीकृतियों की सूचना। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश व वित्तीय स्वीकृति एजी को बताई जाएगी, इसको बताई जाएगी, एजी को बताई जाएगी। ठीक है, निम्न इन्फॉर्मेशन भेजना कभी भी ज़रूरी नहीं होगा। क्या क्या है, वे वित्तीय पावर्स या आदेश जो प्रशासनिक विभाग द्वारा उनकी स्वयं की पावर्स के भीतर जारी किए गए हैं, है ना। कोई प्रशासनिक अधिकारी उसकी स्वयं की पावर्स के भीतर कोई आदेश या वित्तीय पावर जारी कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन भिजवाना जरूरी नहीं। ठीक है, और क्या है, सरकारी कर्मचारी को लोन या एडवांस पेमेंट किया ये भी ज़रूरी नहीं है। कर्मचारी की नियुक्ति या प्रमोशन की परमिशन ये भी नहीं भिजवाना ज़रूरी है। चार्ज संभालने या देने की परमिशन ये भी ज़रूरी नहीं है। अस्थायी पदों की या चालू रखने या समाप्त करने की सूचना देना ये भी ज़रूरी नहीं है। सरकारी एम्प्लॉय को बीमा या जमा में से भुगतान ये भी ज़रूरी नहीं है, इन्फॉर्मेशन देना। गोपनीय मामलों की स्वीकृति ये भी ज़रूरी नहीं है। स्वीकृति प्रारूप, वेतन मंजूर की स्वीकृति ये भी ज़रूरी नहीं है। निधियों के सोर्स का उल्लेख करना ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये सब कोई भी ज़रूरी नहीं है। फिर आता है नियम 69, इसमें क्या है, भू अनुदान व भू राजस्व के अन्य संक्रमण की परमिशन। ठीक है, तो चाबी, ट्रिक क्या है, चाबी भू अनुदान व राजस्व की एजी के पास है। सिंपल सी बात है कि भाई कोई अधिकारी नहीं कर सकता, एजी चाहेगा, एजी कर पाएगा। तो भू अनुदान भू राजस्व के संबंध में महालेखाकार को सूचना भेज जाएगी जिससे वह लेखा परीक्षा कर सके, जिससे क्या कर सके, वो लेखा परीक्षा अकाउंटिंग उसकी कर सके, ऑडिटिंग कर सके। फिर क्या है, स्वीकृति के प्रभावी होने की डेट, है ना, स्वीकृति के प्रभावी होने की डेट।
सभी नियम, परमिशन, आदेश पत्र, टेलीग्राम उनके जारी करने की डेट से प्रभावी होंगे। वो कब जारी किया गया तभी प्रभावी हो जाएंगे। फिर क्या है, नियम 71 है भूत लक्षित स्वीकृति। क्या है, भूत लक्षित स्वीकृति। तो ट्रिक क्या है इसकी, कीड़ा देगा भूत लक्षित स्वीकृति। हाँ क्या है, कीड़ा देगा भूत लक्षित स्वीकृति। देखो क्या, बिना वित्त विभाग की सहमति के सरकारी कर्मचारी के वेतन व भत्ते बैक डेट में डिसाइड नहीं कर सकते। समझना इस चीज़ को, डिसाइड नहीं, देखो बन सकते हैं, मतलब किसी की अगर सैलरी छूट गई हो तो वो सैलरी वापस बना सकते हो, लेकिन क्या इसमें क्या बोलते हैं, वेतन व भत्ते बैक डेट में डिसाइड नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं किया जा सकता। जैसे आज किसी आदमी को काम करते हुए 10 साल हो गए, आज वो सैलरी उठा रहा 70,000 रुपये, है ना। जब वो लगा था तब उसकी सैलरी थी 35,000 रुपये। तो आप जाकर ये नहीं बोल सकते बैक डेट में कि जो 35 था ना वो 35 नहीं था 70 था। वित्त विभाग चाहे तो आदेश निकाल सकता है कि हो सकता है कोई कमी रह गई हो या और कोई प्रॉब्लम हो गई हो खर्चों वर्चों में, वो वित्त विभाग कर सकता है, आप खुद नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या है, वेतन के संबंध में 3 वर्ष पीछे तक प्रभावित किया जा सकता है। वेतन के संबंध में 3 वर्ष पहले तक प्रभावित किया जा सकता है, 3 वर्ष तक के अधिकार है आपको। पद बैक डेट में सज्जित नहीं होंगे, और पद भी बैक डेट में सज्जित नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपने रिश्तेदार को, अभी जैसे वो लगा हुआ है, कोई भी लगा हुआ है, जैसे वो 3rd ग्रेड का टीचर लगा हुआ है, और आप उसको, जब वो उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, है ना, तब वो क्या लगा था, तब और किसी छोटी पोस्ट पे था वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि जब ज्वाइनिंग हुई अरे भाई ये तो 3rd ग्रेड में, ये तो 1st ग्रेड में, ऐसा नहीं कर सकते आप। फिर नियम 72, है ना, इसमें क्या है, स्वीकृतियों का लैप्स हो जाना, स्वीकृतियों का लैप्स हो जाना। ठीक है, तो ट्रिक क्या है इसकी, काना ने परमिशन लैप्स कर दी, काना ने परमिशन लैप्स कर दी। कोई भी स्वीकृति तब लैप्स जब भुगतान स्वीकृति देने से 12 माह पूरे हो जाएंगे, है ना। कोई भी स्वीकृति कब लैप्स हो जाएगी, जब भुगतान स्वीकृति देने से 12 माह पूरे हो जाएंगे। भुगतान की स्वीकृति दे दी और उसके 12 माह निकल चुके हैं तो अपने आप लैप्स हो जाएगी। फिर नियम 73, है ना, कर्मचारी भत्ते के संबंध में स्वीकृति लैप्स नहीं होगी। भत्तों के संबंध में स्वीकृति लैप्स नहीं होगी। जैसे एक बार बोल दिया कि भाई आपका डीए 3% बढ़ेगा या HR 1% बढ़ेगा, जो भी है, तो ऐसी स्वीकृतियाँ लैप्स नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।